हमारे मुआशरे में नौकरी पेशा ख्वातीन के लिए एक अलग ही नज़र और सोच पाई जाती है और अजीब किस्म की ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं। इसमें कुछ कसूर उन लड़कियों और औरतों का भी होता है जो बिलाशुबा अपने घर की कफालत के लिए घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन अपनी कुछ आदत की वजह से महवर गुफ्तगू बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह महरू भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपने घर की कफालत के लिए एक पार्लर पर नौकरी करती थी। जब भी वो महल्ले से गुजरती थी, चौक चौराहों पर खड़े लफनेडर उसे तरह तरह के नामों से आवाजें कसते थे। वो भी क्या करते, इसकी चाल ही कुछ ऐसी मरमर सा तराशा हुआ बदन, लंबे घने बाल, हरनी जैसी आंखें, गुलाबी होंठ, हसन की मूरत तसल्ली से तख्लीक की गई थी। महल्ले इस जैसी कोई ना थी। अजब कशिश थी इसमें कि जो एक बार देखता मुड़ के जरूर देखता और खद को रोक न पाता। लेकिन महरू जुबान की भी बहुत तेज थी, किसी में हिम्मत न थी कि महरू से आगे बढ़कर बात कर सके। यूं समझ ले कि महरू बस देखने की चीज थी, लेकिन इसे हासिल करना किसी के बस में न था। महरू गांव की रहने वाली थी और गांव के माहौल में ही पली भरी थी, लेकिन बचपन से इसमें बगावत के जज्बात नुमायां नजर आते थे। वो गांव की जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। छुटकारा हासिल करने के चक्कर में इसके वालिदैन ने उसकी शादी एक उन परगनवार से कर दी थी जिसका नाम रशीद था, जो कि महरू को किसी सूरत कबूल ना था। मगर मुकद्दर के फैसलों के आगे भला कौन खड़ा हो सकता है। महरू भी इस शादी को अपनी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत समझकर अपना चुकी थी और अपनी आज़ादी के ख्वाबों को डूबता देख रही थी। महरू का खावंद एक कम ज़रफ, नकठो और औरत को पांव की जूती समझने वाला इंसान था। इसकी नजदीक औरत सिर्फ घर के निजाम को संभालने वाली एक मुलाजमा और रात में इसे जिस्मानी तस्कीन देने वाली फहाशा से बढ़कर कुछ नहीं थी। महरूबा मुश्किल 1 साल रशीद के साथ गुजार सकी और इन दोनों के लड़ाई झगड़े इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि दोनों की तलाक हो गई। तलाक जहां दुनिया के लिए नामोशी की बात है, वहीं महरू के लिए तलाक कैद से आज़ादी का परवाना था। वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, आज़ादी से, ऐसी आज़ादी जिस पर उसे कोई रोक टोक ना हो। लेकिन वो ये जानती नहीं थी कि आज़ादी की एक भारी कीमत चुकाना पड़ती है। जो लोग आज़ादी के तलबगार होते हैं उन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। महरू की बड़ी बहन खालिदा की शादी लाहौर में हुई थी, लेकिन इसका खावंद भी महरू से कुछ मुख्तलिफ ना था। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही इसकी अव्वलीन तरजीह थी और जैसे ही बच्चा पैदा होता वो घर से भाग जाता था, ये कहकर के मैं दूसरे शहर काम जा रहा हूँ। महरू ने सोचा कि मेरी आज़ादी का रास्ता लाहौर में है। किसी तरह इसने अपने वालिदैन को मनाया और अपने गांव से लाहौर अपनी बहन के पास चली आई। चूंकि महरू की बहन किराए के अलग मकान में रहती थी, इस वजह से महरू के आने से कोई मसला न हुआ, बल्कि घर और बच्चों को संभालने के लिए इसका हाथ बांटने वाली बहन मिल गई। खालिदा ने हमेशा अपने खावंद की तारीफ ही की थी और सबको यही पता था कि खालिदा अपने घर में बहुत खुश है, लेकिन हकीकत से सब ना वाकिफ थे। ये तो जब महरू अपनी बहन के घर रहने आई तवास पर हकीकत खिली कि इसका बहनोई एक नंबर का आवारा और बच्चलन इंसान है जो घर का खर्चा पूरा करने से भी कासिर है। महरू को यह सब देखकर बहुत रंज हुआ, लेकिन अपनी बहन और अपने लिए मुआशरे से टुकर लेने की वो ठान चुकी थी। कुछ अर्सा में महरू ने पार्लर का काम सीख लिया और एक मकामी पार्लर पर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर का निजाम अच्छे से चल सके। लेकिन एक अकेली औरत घर का किराया, बिल, राशन और दीगर अखराजात कैसे पूरे करती, ये सोच हर वक्त महरू को खाई जाती थी। महरू की रोजाना की रूटीन थी, वो पार्लर से निकलकर जब घर आती थी तो महल्ले की दूध दही वाली दुकान से दूध लेकर जाती थी। यहाँ से ही महरू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दूध दही वाली दुकान का मालिक फीका था। फीका एक नौजवान 30-32 साल का लड़का था जो देखने में खूब गबरो जवान था। फीका शादीशुदा था। फीकी के खानदान के इलाका में बहुत इज्जत थी और उनका घराना बहुत इस्लामी था। यहाँ तक फीका के घर की औरतें कभी घर से बाहर भी ना निकली थी और उनको घर में भी अपने ससुरा देवर के सामने भी निकाब करके जाना पड़ता था। एक मुकम्मल इस्लामी घराना जहाँ हर बात इस्लाम के उसूलों पर होती थी। लेकिन आपने सुना होगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये मिसाल शायद फीका और उसके घर के बाकी मर्दों के लिए ही बनी थी। फीका बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन महरू पार्लर से निकली और हर रोज की तरह आज भी दूध खरीदने के लिए दुकान पर रुकी। महरू ने 1 किलो दूध लिफाफे में डालने को कहा और 1 किलो दूध के पैसे अदा कर दिए, लेकिन महरू को महसूस हुआ कि आज दूध 1 किलो से कुछ ज्यादा ही है। खैर, उसने गलती समझकर इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन ये कोई गलती नहीं थी, फीका की सोची समझी साजिश थी।
का बहुत अरसे से महरू पर अपनी नजरें जमाए बैठा था, और जब भी महरू इसकी दुकान पर आती फीका अपनी नजरों से महरू के जिस्म को ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली नजरों से देखता और उसके मुंह से राल टपकती रहती थी। राल भी क्यों न टपकती। महरू का पहनावा भी कुछ इसी तरह का था। कमारों को देखकर बूढ़े भी खुद को जवान महसूस करते थे, और महरू जहां जहां से गुजरती थी इस जगह पर हर कोई मोड़ मोड़ कर देखता रहता था। खैर फिके का आज से पहले कभी इस तरह की हिम्मत करने पर जोर ना चला था, क्योंकि फिके के वालिद दुकान पर साथ बैरूनी बैठते थे। कुछ दिन से फिके के वालिद की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वो महरू के दुकान पर आने से पहले घर चले जाते थे। फीका अपने अब्बा के घर जाने के बाद शेर हो गया और उसने जसारत करके महरू को इशारा देने के लिए ज्यादा दूध डाल दिया। फीका ने अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर किलो दूध के पैसों में ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। महरू को भी इस बात पर शक होने लगा कि फीका कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन दुकान पर रश की वजह से महरू फीका से पूछ ना सकी। आंखों ही आंखों में बातों और जान पहचान का सिलसिला बढ़ता चला गया, और एक दिन फीका ने हिम्मत करके दूध के शापर में अपना नंबर लिख कर डाल दिया और इशारे से महरू को बोला कि मुझे कॉल करना, अंधा किया मांगे 2 अंक। महरू के दिल में भी फीका के लिए जज्बात उभरना शुरू हो चुके थे, मगर ऐसा कोई रास्ता ना मिल पा रहा था कि ये जज्बात हकीकत का रूप धार ले। महरू ने घर आते साथ ही अपने मामलात जल्दी से निपटाए और फीके को मैसेज कर दिया। फीका जो अपना जाल बचाकर पहले से बैठा था कि कब शिकार आए और कब मैं हमला और हो जाऊं। मैसेज देखकर फीके की तो जैसे ईद हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और उसने जल्दी से जवाब भेजा। बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और बात मैसेज से काल पर उग महरू और फीके की नफसानी ख्वाहिशात दिन बदन परवान चढ़ने लगे और दोनों एक दूसरे से मिलाप के ख्वाब देखने लगे। अब महरू को दुकान पर दूध लेने जाने की भी जरूरत न थी। फीका अपने मुलाजिम के हाथ रोजाना मुफ्त दूध भेज देता था और पैसे भी ना लेता था, क्योंकि वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुका था। अब फीका का आखिरी मकसद सिर्फ महरू को अपने बिस्तर की जीनत बनाना था और उसके जिस्म के साथ खेलना था। महरू भी फीका के ठाट बाटे से बहुत मुतासिर थी। महरू अपनी गरीबी और मुफलिसी से पहले ही बहुत तंग थी, और ऐसे में इसे एक ऐसा मर्द मिल गया जो इस पर अपना प्यार और पैसा दोनों हाथों से निछावर कर रहा था। इसके तो जैसे सारे ख्वाब एक एक करके सच हो रहे थे। फीका भी महरू के मुंह से निकली बात पूरी करने में देर न लगाता था। हर माह महरू शॉपिंग हर जाती तो कभी बाहर खाना खाने जाती, यहाँ तक कि महरू को जिस भी चीज की जरूरत होती वो फीका को कॉल करती और फीका का मुलाजिम वो चीज लेकर महरू के दरवाजे पर होता। फीकी ने बना जल्दबाजी किया तसल्ली से महरू का एतमाद और प्यार हासिल किया, यहाँ तक कि महरू ने अपने जिस्म पर भी अपना पूरा हक दे दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब महरू और फीका का मिलन हो गया। ये वो वक्त था जब 2 जिस्म एक जान हो गए। दोनों की धड़कनें तेज थी और आंखों में लाल डोरी नुमाया नजर आ रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि इस मोहब्बत भरी मुलाकात में उविन पहल करे। इतने में फीका खत पर काबू न पा सका और उसने महरू के गुलाबी होठों हर अपने होंठ पे वस्त कर दिए। महरू इस लंबे बोसे से मदहोश सी हो गई और अपना हक फीका के सुपुर्द कर दिया। फीका ने अपने मजबूत बाजाहे में महरू को उठाया और बेड पर लिटा दिया।